गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग पॉइंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में आप कैसे वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं और कैसे आप उसका आउटपुट ले सकते हैं। मीन यू हैव टू मेक एन स्ट्रक्चर which can take a input more than one input, and then you can print the same output, same as output। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो सबसे पहले उसके लिए हमें खोलना पड़ेगा एक IDE, क्योंकि मैं टर्मिनल पे भी करके दिखा सकता हूँ अगर आप लोग चाहो तो। ठीक है, मैं टर्मिनल पे ही करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है। IDE पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वेट, एक नया टैब खोल लिया। अब इसमें मैं ये सेट कर लेता हूँ कि मुझे C लिखना है ताकि कुछ कुछ हेल्प मिल जाए, प्री रिटेन कोड मिल जाए हमको। ज़्यादा प्री रिटेन कोड नहीं मिलता है, तो इस बात का टेंशन, मतलब इस बात का जस्ट नहीं मनाना चाहिए कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ मिल जाएगा। लिखना तो मुझे ये बस कुछ कुछ वो समझ लेता है, जैसे हैज इंक्लूड। अब उसके अंदर हम STD, तो कुछ इस टाइप से प्री रिटेन मिलता है। पहले मैं इंट मेन, अगर मेन लिखूंगा तो ये अपने से ले लेगा। देखो, इसी को बोलते हैं प्री रिटेन कोड। इसमें एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्ट यहाँ पे नेम स्टूडेंट का डाल दो। मतलब मुझे एक मल्टीपल डेटा इनपुट करना, तो स्टूडेंट अच्छा डेटा किसका पास मिलेगा। इंट रोल नंबर इंट में 4, नेम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा इसलिए कि ज़्यादा लेने से मुझे इनपुट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैं उससे बचना चाह रहा हूँ। इंट मार्क्स मैं 2 चीज़ दिखा दिया, एक सिंपल इंट और एक मार्क्स, क्योंकि मार्क्स में मुझे शायद डबल वैल्यू भी लेना पड़ सकता है। ऐसा मार्क्स मुझे नहीं लेना चाहिए। वो इंट में तो उसके लिए स्पेस नहीं चाहिए, सॉरी। इंट अपने से ले लेता है, स्पेस लेता है पहली बात। और कैर में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप कितना जगह का काम करोगे, यानी कितना आप उसमें इनपुट डालोगे। और मैं ये जो स्ट्रक्चर बनाई तो मेन में नहीं, तो बाहर रखना था। यो देखिए, अब मुझे नोटपैड पे भी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि नोटपैड प्री रिटन लैंग्वेज यूज करता है। मतलब पहले तो कुछ कुछ लिखा हुआ था, तो उसमें ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बस यही एक प्रॉब्लम होता है। अगर किसी को फास्ट राइटिंग गलत नहीं हो, तेज भी लिखना हो, तो वो नोटपैड ना यूज करे तो ज़्यादा, और नोटपैड यूज करे तो ज़्यादा बढ़िया। लेकिन उसमें अगर नोटपैड में ये स्पेसिफाई कर दे कि वो कौन सा लैंग्वेज लिख रहा है, तो ये नोटपैड बीच में अपना टांग अड़ाना चालू कर देता है कि अब कुछ भी लिखोगे वो अपने से बताने लगे। देखो, अब जैसे मैंने स्ट्रक्ट लिखा, देखो अपने से ये बना दिया। और इसी, और मेरा क्योंकि फ्लो में हम लिख रहे थे, तो अब ये लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। अब मैं यहाँ पे देखा डालने वाला कि कितना, मतलब मैक्सिमम मेरे स्ट्रक्चर में कितने इनपुट होने चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं, बस 3 डालूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा डालने में दिक्कत हो जाता है। और दिक्कत ये होता है कि ज़्यादा इनपुट डालना पड़ता है, फिर ये सोचना, और इनपुट डालने में कहीं ऐसा इतना ज़्यादा ना डाला जाए कि वो आउट ऑफ इंडेक्स हो जाए।
जो जावा वाले जो प्रोग्रामर है उन्हें पता होगा, स्ट्रिंग आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड, ये एरर चालू हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि इंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। मैं पूरा नहीं लिखूँगा। स्लैश एन मैंने इसलिए लिया था कि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन से ये शुरू हो जाए इंटर करना। अब मैं यहाँ पर क्योंकि चार मेरे पास 3 इनपुट लेना, 3 से 4 जो भी बोलो, तो कभी भी एक से ज़्यादा इनपुट लेना हो ना तो फॉर लूप इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि फॉर लूप में आपको पता होता है कि आप शुरू कर रहे हो कहाँ ख़त्म कर रहे हो। वाइल डू और वाइल है, तो वाइल और डू में मीन डू वाइल और वाइल में आपको कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आप कितने तक में जाएंगे। अब यहाँ पे तो अब मेरे पास डेफिनेट है कि मुझे 3 ही लेना है, तो मैं अकाउंट की जगह पर 3 कर दे रहा हूँ, 3 नहीं 2, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो 1 से स्टार्ट होता तब मैं 3 करता। और ये एक और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए या फिर किसी के लिए भी। कंप्यूटर में क्योंकि काउंटिंग 0 से होती है तो n-1 करना पड़ता है, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ में हम लोग 0 इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग 1 2 3 करते हैं। और 0 1 2 ये अपने आप में 3 है, और 1 2 3 ये दोनों एक ही चीज़ है, बस नज़रिया अलग है, और इसलिए हम लोग हमें तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। और इसी कारण से हम लोग को वो क्या उसको बोलते हैं मैथ में, गेट एक तरीके से बोला जाता है, स्पेसिफिक नाम नहीं आ रहा था, ब्रैकेट ओपन क्लोज जो करवाया जाता है वो क्यों करवाया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि हमें क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना। तो अब यहाँ पे फॉर लिखने के बाद मैं डायरेक्ट स्कैनर लिख रहा हूँ। अब मुझे कैसे कैसे डेटा लेना है इनपुट में, तो पहला डेटा लेना है इंट यानी डी, फिर दूसरा कैर यानी एस, फिर तीसरा इंट। और हाँ, एक बार सबसे खास ध्यान रखना, अगर आप ये सोच रहे कि यहाँ पे मैं स्लैश एन लगा दूँ और इनपुट लेने के लिए वो नेक्स्ट लाइन में बढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम कर देगा। तो कभी भी स्कैनर में स्लैश एन मत लगाना, गलती से भी नहीं। वो इंटर दबा के आप नेक्स्ट लाइन मारो चलेगा, स्कैनर से नेक्स्ट लाइन मारने में आपको तंग करने लगेगा, हाँ बहुत भयंकर तंग करेगा। खैर अब यहाँ पे स्टूडेंट नाम का था, तो मुझे अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया। देखो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्ट यहाँ पे वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ पे स्कैनर के अंदर मुझे लिखना होगा %s डॉट आई, एस आई का मीन जो एस का पहला वैल्यू होगा, डॉट रोल कॉमा %, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू है, वो पहले से वो यहाँ पे देखो एरे हर टाइप ऑफ एरे बना हुआ है पहले से, तो वहाँ पे %, नहीं लगेगा। स्कैनर में कभी भी एरे को अगर इनपुट दिलवा रहे हैं तो %, नहीं लगेगा। तो सिंपली यू कैन राइट एस ब्रैकेट में आई डॉट नेम कॉमा, फिर एरे नहीं है तो %, एस आई डॉट मार्क्स टर्मिनेटर। अब ये यहाँ से इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे प्रिंटफ, अब मैं लिख रहा हूँ एक हिंट देने के लिए ये लिखा जा रहा है। ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, लेकिन एक हिंट दे दिया जाएगा कि आपने जो इनपुट किया वही आपको आउटपुट मिलेगा।
और सेम तरीके से मिलेगा। तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि वो चीज़ डबल हो रहा है। इसलिए यहाँ पे एक हिंट के लिए हिंट के तौर पे लिख दो आउटपुट आर, क्योंकि वो एक आउटपुट नहीं है, /n मीन्स वो ये लाइन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। आप फिर लिखो फॉर, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे प्रिंट स्कैनफ लिखा है, यहाँ पे प्रिंटिव डाल दो, बस बात खत्म। लेकिन प्रिंटिव का भी एक तरीका होता है। यहाँ पे %d d उसके बाद कॉमा डाला हुआ s, यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लो j, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना करे। अगर ऐसा किया तो s j डॉट रोल। आप चाहो तो जो डेटा है, डेटा मीन्स हम उसको क्या बोलेंगे, रो। आप चाहो तो रो का जो कॉलम है उसको इधर उधर किया जा सकता है। जैसे आप कोई मान लो एक्स नाम का स्टूडेंट है, उसका 10 रोल नंबर है, उसका मार्क्स 100 है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले मार्क्स आए, फिर रोल नंबर लिखे, फिर नाम लिखे। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। रोल नंबर करेगा, नेम अगर लिख दोगे तो पहले नेम को प्रिंट करेगा, तो इसमें दिक्कत नहीं है। s j डॉट नेम कॉमा s j डॉट मार्क्स, बात खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे सेव कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखे, स्ट्रक्चर। चलो स्ट्रक्चर नाम से मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अब मुझे टर्मिनल खोलने दो, फिर डेस्कटॉप पे जाने दो। डेस्कटॉप पे जाने दो, CD मैंने कलर जानबूझ के चेंज किया ताकि मुझे अच्छा लगा किसी ओपनिंग। CD डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप आ गया। अब लिखना है cc/structure, जो नाम आपने सेव किया है वही नाम से structure.c। देखो कंपाइल होगा, वन एरर जनरेटेड। यस, देखो आईडी में यही काम होता है, अच्छे काम है कि वो एरर जनरेट किया तो मुझे पता चल गया कि मैंने कहाँ पे गलती किया। अगर आईडी ही बोल रहा नोट पैड पे, अगर वही आप आईडी पे लिखते तो आईडी पे आपको पता नहीं चलता कि अपने एरर कहाँ गए, क्योंकि वो पहले स्टार्टिंग में ही वो ऑटो करेक्ट कर देता। तो इससे आपको अपने मिस्टेक के बारे में पता चलता है। इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जहाँ तक पॉसिबल हो नोटपैड को इस्तेमाल करें और कमांड प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करें। तो मैं फिर से कंपाइल कर रहा हूँ, नो एरर। अब .a.out एंटर डिटेल, ओके मैं एंटर कर रहा हूँ। पहले रोल नंबर 1, नेम XYZ, मार्क्स 90। रोल नंबर 2 ABC, मार्क्स 89। देखो, और अब यहाँ पर मुझे भी मेरे डाउट क्लियर हुए कि मैंने यहाँ पर 2 लिखा था, तो मैंने 2 पे जो लंबा चौड़ा भाषण दिया वो मुझे ही गलत कर दिया। ऐसे गलत तो नहीं किया, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले स्पेस छोड़ा हुआ है, देखो स्पेस, इसी स्पेस के कारण में देखो मैं फिर से इसको रन करता हूँ। ये रन करते के साथ एक ये ले लेना, तो वहाँ पे दिक्कत कहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर /n 2 बार लगा हुआ,
तो अगर आप /10 मारते हो तो ये भी एक एंटर बटन का काम करता है, ये ध्यान में रखना। और एंटर बटन दबा यानी कि आपको आपने इनपुट दे दिया कंप्यूटर को, वो तो यही समझेगा ना। तो मैंने सेव कर लिया, अब मुझे फिर से कंपाइल करना होगा एग्जिट करके। देखो आउटपुट में कुछ भी डालो उल्टा सीधा, प्रोग्राम बंद हो गया। फिर कंपाइल करो, फिर रन करो, देखो अब सही होगा। 1 XYZ, एक मिनट रुको मुझे इसको क्लीन करने दो। हाँ 1 XYZ 90, 2 ABC 89, फिर भी यही दिक्कत। लेट मी चेक फर्स्ट। मैंने कोडिंग से लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 अगर डालना है तो मुझे 2 रखना होगा। अगर एक बार 3 डाल के देखा जाए तो चलो मैं फिर से कंपाइल करता हूँ। 1 XYZ 2 ABC 3 बात तो सही है, बट वाई ऐसा क्यों हुआ? ओह यस, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे शायद इक्वल टू नहीं डाला था, तो वो छोटा ही लेगा। अब यहाँ पे मुझे 2 डालना चाहिए। यस, अब देखो अब ये सही काम करेगा। फिर से कंपाइल, देखो 1 XYZ 2 ABC 3 BD DEF, देखो अब सही हो गया ना। तो यहाँ पे बस एक इक्वल टू मिलता तो ये गड़बड़ हो जाता। अगर यही आप आईडी में करते तो शायद आपको हिंट दे देता कि वहाँ पे इक्वल टू डालना है या नहीं, शायद ना भी देता क्योंकि ये गलत नहीं था। अगर इक्वल टू ना हो तो भी गलत नहीं, एक्सप्रेशन गलत नहीं है। तो आपने देख लिया, समझ लिया, और साथ में मुझे भी कुछ पॉइंट आपके साथ जानने को मिला। आज जानना तो बेसिक तो हर कोई को याद रहता है, लेकिन यही चीज़ आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं या कोई भी भूल जाएगा। एग्ज़ाम में डर का माहौल रहता है, वो डर से ये कोई भी भूल जाएगा कि मुझे इक्वल टू डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, और इक्वल टू डालने के बाद क्या आउटपुट आएगा और इक्वल टू नहीं डालने के बाद क्या आउटपुट आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो फिर मिलते हैं कभी, मन किया मेरा तो मैं आऊँगा, नहीं मन किया तो आप लोग वेट करना।